गुड मॉर्निंग दोस्तों। अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम बिहार तथ्य संग्रह के दूसरा चैप्टर प्राचीन बिहार का इतिहास का हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्राचीन बिहार में देखिए कितने भाग हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले पाषाण काल है, तब उसके बाद है दोस्तों उत्तर वैदिक, मतलब पाषाण काल के बाद वैदिक काल है दोस्तों, तब महाजनपद काल आ गया दोस्तों, उसके बाद बौद्ध एवं जैन धर्म आया और अंतिम में मौर्य एवं गुप्त वंश आया। सबसे पहले दोस्तों प्राचीन बिहार में पाषाण काल, तब वैदिक काल, तब महाजनपद काल, तब बौद्ध एवं जैन धर्म, तब मौर्य एवं गुप्त वंश आया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग प्राचीन बिहार के दोस्तों इतिहास के स्रोत से स्टार्ट करते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। एक है दोस्तों पुरातात्विक एवं साहित्यिक, एक है पुरातात्विक और दूसरा है दोस्तों साहित्यिक। यही दोनों स्रोत है बिहार के प्राचीन इतिहास को अध्ययन करने के लिए। देखिए पुरातात्विक स्रोत जो है दोस्तों, पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद जो कि सारण में पड़ता है दोस्तों, और चेचर, वैशाली और मनेर, पटना एवं सोनपुर, सारण से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं दोस्तों। पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए दोस्तों मुंगेर, चिरांद, चेचर, मनेर एवं सोनपुर, सारण डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों। चिरांद और सोनपुर ये दोनों सारण डिस्ट्रिक्ट में आता है। चेचर वैशाली में, मनेर पटना में से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख दोस्तों, मौर्यकालीन अभिलेख लौड़िया नंदनगढ़, लौड़िया अडेराज और रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख में दोस्तों लौड़िया नंदनगढ़ और लौड़िया अडेराज और रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र और विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक। देखिए बराबर की गुफाएं से दोस्तों राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक। उसके बाद खुदाई से प्राप्त सिक्के दोस्तों, देखिए मनके एवं मूर्तियां आदि प्रमुख साहित्यिक पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। खुदाई से सिक्के, मनके एवं मूर्तियां प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ये सब हो गया पुरातात्विक स्रोत है दोस्तों। और साहित्यिक स्रोत हम लोग आते हैं। देखिए साहित्यिक स्रोत में है रामायण, महाभारत, पुराण, रामायण, महाभारत, पुराण। और उसके बाद बौद्ध रचनाएं अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक। अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक ये बौद्ध की रचनाएं हैं। और जैन की रचनाएं दोस्तों भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत प्राचीन इतिहास को जानकारी के लिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज, इंडिका, फाहियान, इत्सिंग, हेनसियांग के यात्रा वृत्तांत। और अतिरिक्त स्रोतों में दोस्तों क्या क्या है? मेगास्थनीज, इंडिका, फाहियान, इत्सिंग, हेनसियांग के यात्रा वृत्तांत। और दोस्तों है कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है दोस्तों। पाषाण काल में हम आते हैं। देखिए पाषाण काल में बोल रहा है प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण पत्थर का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण पत्थर का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। पाषाण के प्रयोग करने वाले काल को पाषाण काल के रूप में या प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण के प्रयोग करने वाले काल को दोस्तों पाषाण काल के रूप में या प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण काल के पत्थरों के प्रयोग एवं मानव विकास के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों पाषाण काल को। एक हो गया दोस्तों पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और उसके बाद है नव पाषाण काल। देखिए पाषाण काल तीन विभाग है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में इस काल में मानव अखरोट एवं खाद्य संग्राहक था दोस्तों। पूरा पाषाण काल में मानव अखरोट एवं खाद्य संग्राहक था।
दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदुरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं दोस्तों। दक्षिण बिहार से मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदुरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं दोस्तों। और अब आते हैं मध्य पाषाण काल। देखिए दोस्तों, मध्य पाषाण काल में क्या बोल रहा है। इस काल में मानव अखरोट, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं दोस्तों। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं, जो कि मध्य पाषाण काल के हैं। और इस मध्य पाषाण काल में ही आदमी पालतू कुत्ता को मतलब मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था दोस्तों, मध्य पाषाण काल में ही। उसके बाद है दोस्तों, ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग आते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, तो नव पाषाण काल में दोस्तों देखिए, इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नव पाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। चिरांद, सारण और चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सनवार, रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं दोस्तों। देखिए ताम्र पाषाण काल दोस्तों, अब देखते हैं ताम्र पाषाण काल। चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनवार आदि से ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। ताम्र पाषाण काल में दोस्तों क्या क्या मिले हैं, देखिए यहाँ से मिले हैं आपको, और कहाँ से मिले हैं, चिरांद से मिले हैं, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनवार आदि से ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। इस काल में दोस्तों पत्थर के औजार के अतिरिक्त क्या मिले हैं, ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं ताम्र पाषाण काल में। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं दोस्तों। ये अवशेष 1000 ईसा पूर्व के हैं। देखिए क्या था दोस्तों, मध्य पाषाण काल में तो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं अवशेष, और नव पाषाण काल में दोस्तों 2500 ईसा पूर्व के हैं, और ताम्र पाषाण काल में 1000 ईसा पूर्व के हैं दोस्तों। और हम लोग आते हैं वैदिक काल दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम पाषाण काल देख लिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं वैदिक काल। देखिए वैदिक काल में आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है दोस्तों। इस सभ्यता का इतिहास किस चीज़ पर आधारित है, वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है दोस्तों पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। और पूर्व वैदिक काल का कार्यकाल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक काल का है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का एज कितना है, 1000 से 600 ईसा पूर्व दोस्तों। देखिए पूर्व वैदिक काल ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 8 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात शब्द से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में बिहार को दोस्तों कीकट एवं व्रात शब्द से संबोधित किया गया है दोस्तों। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। वराह पुराण में कीकट को दोस्तों व्रात अपवित्र। देखिए दोस्तों पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार
गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है दोस्तों। इसमें मिलती है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं वरात शब्द से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में दोस्तों बिहार को क्या बोला गया? कीकट और वरात। और वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है दोस्तों। और आते हम लोग उत्तर वैदिक काल देख लिए, अब आते हम लोग महाजनपद काल में दोस्तों। देखिए प्रारंभ में दोस्तों हो गया, प्रारंभ में छोटे छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र होते थे। कबीलों के आकार में वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ, जिससे कबीलों का विस्तार जन के रूप में, उसके बाद जनपद के रूप में तथा अंत में महाजनपदों के रूप में हुआ। इन महाजनपदों का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिम भारत एवं मध्य भारत में था। दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद का प्रमाण मिलता है। दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद का प्रमाण मिलता है। ये महाजनपद ही भारत में राजनीतिक उत्थान का केंद्र बिंदु बना दोस्तों। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। पहला है दोस्तों महाजनपद मगध। पहला महाजनपद है मगध, जिसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी, जो वर्तमान में है दोस्तों। इसमें बिहार के पटना, गया, नालंदा, इस मगध महाजनपद में बिहार में पटना, गया, नालंदा, ये तीनों मगध का क्षेत्र वर्तमान के अनुसार है दोस्तों। और अंग महाजनपद की राजधानी दोस्तों चंपा थी। वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर है अंग का क्षेत्र। और वज्जित संघ तीसरा है दोस्तों वज्जित संघ में दोस्तों वज्जित संघ की राजधानी वैशाली थी दोस्तों। और जो कि वर्तमान में है वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र पड़ता है। और चौथा है काशी दोस्तों वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी थी, जो कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र वाराणसी पड़ता है। और पचमा है कौशल की राजधानी श्रावस्ती है दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का क्षेत्र है। और छठा है मल्ल की राजधानी कुशीनगर, जिसका की क्षेत्र अभी उत्तर प्रदेश का देवरिया। और सातवां है वत्स की राजधानी कौशाम्बी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज। अभी जो वर्तमान में महाकुंभ जो हो रहा है दोस्तों प्रयागराज में, यही वत्स की राजधानी कौशाम्बी में हो रहा है। कुड़ू का राजधानी दोस्तों इंद्रप्रस्थ है, जो कि दिल्ली का क्षेत्र है दोस्तों। उसके बाद 9 नंबर में है दोस्तों पांचाल की राजधानी इंद्रप्रस्थ मतलब अहिच्छत्र है दोस्तों। अहिच्छत्र मतलब उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है बरेली और बदायूं। और 10वां है दोस्तों सूरसेन दोस्तों मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा पड़ता है। और 11वां है दोस्तों चेदी सुक्तिमती मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ग्वालियर का क्षेत्र दोस्तों चेदी का क्षेत्र था। अवंती दोस्तों 12 में अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती है, जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश उज्जैन का क्षेत्र है। 13 में दोस्तों मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जो कि राजस्थान जयपुर में क्षेत्र पड़ता है। और 14 में दोस्तों असमक की राजधानी पोटली पड़ता है, जो कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है दोस्तों। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। 15 में है दोस्तों कंबोज की राजधानी हाटक राजपुर है। कंबोज की राजधानी 15 में दोस्तों कंबोज के हाटक राजपुर। तो इसका जो कि क्षेत्र पड़ता है पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान पड़ता है। कंबोज की राजधानी हाटक राजपुर, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान पड़ता है। 16 नंबर में है दोस्तों गांधार की राजधानी तक्षशिला पड़ता है पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान। गांधार की राजधानी तक्षशिला पड़ता है दोस्तों,
जो कि पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान का क्षेत्र पड़ता है दोस्तों। और कम्बोज हाटक राजपुर दोस्तों, ये पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान, कम्बोज और गंधार दोनों उधर पड़ जाता है दोस्तों। अब देखिए 16 महाजनपदों दोस्तों, 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था। 3 महाजनपद ही 16 में से बिहार में था, जो कि पहला है दोस्तों वज्जी जिसे लिच्छवी भी बोला जाता है, जो कि वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र था। और दूसरा है दोस्तों मगध, जो कि पटना, गया, नालंदा का क्षेत्र था दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों अंग, जो कि भागलपुर, मुंगेर का क्षेत्र था। देखिए कबीला, छोटा क्षेत्र था कबीला, और कबीला से थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको जन बोलते हैं, और जन से बड़ा हो गया तो जनपद, और जनपद से बड़ा हो गया तो महाजनपद। मतलब कबीला, जन, जनपद, महाजनपद, यही क्षेत्र है दोस्तों। अब अगला आते हैं हम लोग दोस्तों वज्जी संघ महाजनपद। वज्जी संघ महाजनपद दोस्तों, देखिए वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था। अट्ठकुल, वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु, इस संघ के 8 जनपद थे दोस्तों। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे दोस्तों। और वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई है दोस्तों। लिच्छवी को क्या दी गई है? वज्जी संघ को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा। देखिए मगध महाजनपद दोस्तों, मगध महाजनपद। और देखिए ये दोस्तों बिहार का चित्र है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पूरे उत्तर बिहार का पूरा क्षेत्र पड़ता था दोस्तों वज्जी संघ और लिच्छवी महाजनपद के अंतर्गत उत्तर बिहार का क्षेत्र था। और दक्षिण बिहार में 2 जनपद था महाजनपद। एक था अंग, जो कि पूर्वी भाग में था, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का था। और दूसरा है दोस्तों दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का था मगध महाजनपद। 3 महाजनपद में ये बिहार बटा हुआ था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में दोस्तों है मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक के कारण ये सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी दोस्तों गिरिब्रज राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी एवं विपलाचल से घिरा नगर था दोस्तों। मगध का विस्तार मुख्यतः दोस्तों पटना से गया क्षेत्र में था। और मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अब देखिए दोस्तों अंग महाजनपद। देखिए अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था दोस्तों। अंग जहां महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक, अंग के अंतिम जो शासक थे वो ब्रह्मदत्त थे, जिसको हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। बाद में अंग भी मगध का क्षेत्र बन गया दोस्तों, जो कि बिंबिसार ने मिलाया था। और देखिए अब मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश दोस्तों। देखिए मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। उसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध के उत्कर्ष के कारण दोस्तों देखिए मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध की नदियों से घिरा प्रदेश था, जहाँ उर्वर जलोढ़ मृदा उपलब्ध थी, जो कृषि की दृष्टि से अनुकूल थी। मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध थी। मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था दोस्तों। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन हुआ दोस्तों? तो रिपुंजय हुआ दोस्तों। और अगला है हाड़ियक वंश।
सबसे पहले देखिए बृहद्रथ वंश आया। बृहद्रथ वंश के बाद दोस्तों है हर्यक वंश। हर्यक वंश का कार्यकाल है दोस्तों 544 से 412 ईसा पूर्व तक था। 544 से 412 ईसा पूर्व तक था। और इस वंश की स्थापना दोस्तों बिंबिसार ने की थी, जिसका कार्यकाल था 544 से 492 ईसा पूर्व तक। दोस्तों हम लोग आज बृहद्रथ वंश तक कंप्लीट कर लिए दोस्तों। और कल के वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ से बिंबिसार के कार्यकाल से स्टार्ट करेंगे। और कल इसको जो है दोस्तों हम सोचते हैं कि एंशिएंट प्राचीन भारत जो है इसको हम ख़त्म कर दें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आपके आगामी आने वाली जो परीक्षा है बिहार शिक्षक भर्ती 4.0, 5.0 और बीपीएससी पीटी का 71वीं जो होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए बिहार स्पेशल पढ़ना। तो ये है बिहार तथ्य संग्रह, जिसमें कि सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इसी बेस्ट पे दोस्तों मेरे चैनल पे ही एक बिहार स्पेशल का ऑब्जेक्टिव चल रहा है दोस्तों, जिसमें कि हम सेट प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसमें कि अभी तक में 10 सेट हो चुका है दोस्तों। अब 11वां सेट करवाएंगे आज। जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, आप लोग वहां जाके इसको देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।